हिम विद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पहली क्लास में बता चुकी हूँ कि उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास पाषाण युग से 1949 तक, जो कि अजय रावत सर के द्वारा लिखी गई है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, वो पहली क्लास देख लीजिएगा। अम, तो हमने अपनी पहली क्लास में उत्तराखंड से प्राप्त कुछ शिलाश्रय के बारे में पढ़ा था, जिसमें लाखो उडियार, ग्वारखा उडियार, फलसीमा, पेटसाल और कुछ ऐसी हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ कप मार्क्स के टॉपिक्स आप लोगों के संग शेयर करूँगी और एक दो टॉपिक और शेयर करूँगी। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, वो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले जो भी टॉपिक्स मैं आप लोग के संग शेयर करूँगी, वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग इस बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक का फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने यहाँ चमोली जनपद के मिनी गांव से कुछ श्वेत रंग की चित्रित शिला से प्राप्त हुए थे। इतना हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। मध्य हिमालय, जिसका उत्तराखंड मध्यवर्ती अंग है। मध्य हिमालय जो कि हिमालय जो 3 भागों में बटा हुआ है, उसमें से एक जो उत्तराखंड मध्य हिमालय का भाग है। डॉक्टर यशोधर मटपाल, डॉक्टर B.M. खंडूरी एवं डॉक्टर M.P. जोशी ने पाषाणकालीन अवशेष यहाँ से खोजे हैं। इन पुरावशेषों में संस्कृति से संबंधित ओखली, मृतभांड, समाधान, शिष्ट और दीर्घाश्म मेनहिर खंबे की भांति अनगढ़े ऊंचे पत्थर सम्मिलित हैं। देखिए, हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक और पाषाणकालीन संबंधी कुछ ऐसे शब्द आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो मृतभांड जो होते हैं, मृतभांड क्या होते हैं? मृतभांड एक मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी से बना हुआ बर्तन होता है, जिसको प्राचीन काल के जो मानव थे वो उपयोग में लाते थे। और समाधान क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। समाधान जैसे कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसको दफनाने की जो प्रक्रिया होती है, जिस स्थान पर उसे दफनाया जाता है, उसको समाधान कहा जाता है। शिष्ट क्या होता है? शिष्ट एक प्रकार की एक छोटी सी बक्से के समान एक छोटी सी ताबूत होती है। कब्र के लिए एक छोटा सा ताबूत होती है, जिसमें मृत व्यक्ति को की अस्थियों को या फिर मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है। और वो जो कब्र होती है, वो पत्थर से बनी होती है, उसकी चारों तरफ पत्थर की पट्टियाँ लगाई जाती हैं, तो उसे शिष्ट कहा जाता है। दीर्घाश्म क्या होता है? देखिए, पहले दीर्घाश्म को समझने के लिए हमको दीर्घाश्म को तो अलग अलग करना पड़ेगा। दीर्घ प्लस अस्म। दीर्घ का अर्थ होता है लंबा और अस्म का अर्थ होता है पाषाण। तो इसका मतलब हुआ कि लंबा पत्थर। और दीर्घाश्म को इंग्लिश में मेनहिर कहते हैं। देखिए, एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं कि मेनहिर से क्या तात्पर्य है, दीर्घाश्म से क्या तात्पर्य है। तो आपको दोनों का एक ही मतलब लिखना है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि दीर्घाश्म का मतलब क्या है और मेनहिर का मतलब क्या है। दीर्घाश्म को इंग्लिश में मेनहिर कहा जाता है। तो दीर्घाश्म लंबा पत्थर होता है। जैसे किसी मृत व्यक्ति की अगर मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था, तो उसकी पहचान के लिए, मतलब उसके चिन्ह के लिए वहाँ पर को एक लंबा पत्थर गाड़ दिया जाता था, लंबा पत्थर लगा दिया जाता था। तो ये उस समय की संस्कृति के, महापाषाणकालीन संस्कृति के कुछ स्तंभ और चिन्ह के रूप में जाना जाता है दीर्घाश्म। ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इन पुरावशेषों में संस्कृति से संबंधित ओखली, मृतभांड, ओखली यानी कि कप मार्क्स। ठीक है, ओखली, मृतभांड, समाधान, शिष्ट, दीर्घाश्म सम्मिलित है। पाषाणकालीन ओखली द्वारघाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में महास्म संस्कृति के 12 समानांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं। तो कहाँ पर से प्राप्त हुए हैं ये कप मार्क्स? द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण में प्राप्त हुए हैं कुछ ये कप मार्क्स। इन्हीं के समरूप 73 कप मार्क्स द्वाराहाट से प्रायः 30 किलोमीटर पश्चिम में पश्चिमी गंगा घाटी में स्थित नौला ग्राम में डॉक्टर मठपाल जी ने खोजे हैं। ठीक है, तो 73 कप मार्क्स कहाँ से खोजे गए हैं? द्वाराहाट से 30 किलोमीटर के आसपास पश्चिम में और राम गंगा घाटी के नौला गांव में मठपाल जी ने खोजे हैं। फिर इसके बाद और कप मार्क्स प्राप्त किए गए हैं कहाँ पर से? उन्हें अल्मोड़ा जनपद में भी
में ही नौगांव, मुनिया की ढाई और जोयो गांव के समीप मेनहिर पर भी ऐसी ओखलें मिलती हैं। मेनहिर क्या है? मेनहिर वही स्थान है जहाँ पर को दीर्घास्म बनाए गए हैं। मतलब मेनहिर दीर्घास्म एक ही है, तो यहाँ पर को दीर्घास्म का प्रयोग किया गया है, देखिए। और यहाँ पर को मेनहिर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेनहिर मतलब दीर्घास्म, दीर्घास्म मतलब वहाँ पर लंबे क्या बनाए गए हैं, लंबे पत्थर बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर वो क्या होंगे, जैसे जहाँ पर कोई ये स्तंभ है वहाँ पर कब्र होंगी, ठीक है, मृत व्यक्ति को दफनाया गया होगा, तो इस वाले हिर पर मेनहिर उसका नाम रखा गया है। तो उस स्थान को मेनहिर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर से भी कुछ ओखलियाँ प्राप्त हुई हैं। किसने प्राप्त करी हैं? भटपाल जी ने प्राप्त करी है। डॉक्टर जोशी जी ने कुमाऊं के ही खेखन, जसकोट, देवीधुरा आदि स्थानों में, और डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने गोपेश्वर के समीप तथा पश्चिमी नैयार घाटी में ऐसी ओखलियाँ खोजी हैं। देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या याद रखना है कि किस जगह में प्राप्त हुई हैं और किस खोजकर्ता ने खोजी हैं। तो गोपेश्वर से किसने खोजी हैं? गोपेश्वर में खोजी हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी ने। और द्वाराहाट अल्मोड़ा के पास, नौगांव, मुनिया की ढाई और जोयो गांव के पास किसने खोजी है? डॉक्टर मठपाल जी ने खोजी है। तो ये आपको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। देखिए, पीएस नेगी जी की जो बुक है उसमें द्वाराहाट के पास, चंद्रेश्वर मंदिर के पास करीब 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं, ऐसा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग भी देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर ऐसा लिखा नहीं गया है कि 200 कप मार्क्स हैं। लेकिन इन सबको अगर मिलाया जाए तो लगभग लगभग आप मान सकते हैं कि 100 से ऊपर तो होंगे ही। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कटौच के अनुसार हरिद्वार से 13 किलोमीटर दूर बहादुराबाद नहर खोदते समय 1951 में ताम्र उपकरण और गैरिक भांड के सदृश्य मृदभांड प्राप्त हुए हैं। देखिए, अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। 1951 में ताम्र उपकरण और गैरिक भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? बहादुराबाद। अगर ऑप्शन में आ जाएगा हरिद्वार, सिर्फ हरिद्वार आएगा और बहादुराबाद नहीं आएगा, तो आपने हरिद्वार पे टिक करना है। और अगर हरिद्वार नहीं आएगा, बहादुराबाद आएगा, तो आपको बहादुराबाद पे टिक करना है। तो वहाँ से 1951 में कितने उपकरण क्या प्राप्त हुआ था? ताम्र उपकरण और गैरिक भांड प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि बहादुराबाद से 1951 में कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ताम्र उपकरण और गैरिक भांड। देखिए, गैरिक भांड क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। गैरिक भांड एक लाल मिट्टी से बना एक बर्तन होता है। लाल मिट्टी से बना बर्तन भी आ सकता है कहीं पर को गेरू से बना, गेरू मिट्टी से बना बर्तन भी आ सकता है। तो इसका मतलब आप लिख लीजिए गैरिक भांड, उसके बगल में उसका अर्थ लिख लीजिए गेरू मिट्टी से बना बर्तन या लाल मिट्टी से बना बर्तन। तो इस तरीके के मृत भांड प्राप्त हुए। इस स्थल का 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किए जाने पर पाषाण उपकरणों के साथ वही मृत भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसी स्थान का पहले तो 1951 में यहाँ से ताम्र उपकरण और गैरिक भांड और मृत भांड प्राप्त हुए हैं। उसके बाद दोबारा इस जगह की खोज कराई गई 1953 में। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर को दोबारा से खोज उत्खनन कार्य कराया गया और वही उसी तरीके के मृत भांड यहाँ पर से प्राप्त हुए। उन्हें पुराविदों ने क्रमशः किसी ताम्र युगीन और उत्तर प्रस्तर युगीन बस्ती के अवशेष माने हैं। देहरादून जनपद की कासी घाटी में भी उपकरण प्राप्त हुए हैं जो आरंभिक पाषाण युगीन माने जाते हैं। 1956 ईस्वी में गढ़वाल हिमालय के मल्लारी गांव में कुछ समाधान खोजे गए। देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, या फिर और अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। क्वेश्चन आता है कि 1956 में मल्लारी गांव से कुछ समाधान खोजे गए थे। 1956 में समाधान किस गांव से खोजे गए थे, किस स्थान से खोजे गए थे, या फिर किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो आपको लिखना है मल्लारी गांव से प्राप्त हुए थे। ठीक है, 1956 में गढ़वाल हिमालय के मल्लारी गांव में कुछ समाधान खोजे गए जिन्हें सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय शिव प्रसाद डबराल जी को जाता है। शिव प्रसाद डबराल जी द्वारा इस स्थान की खोज की गई थी। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 1956 में मल्लारी गांव से समाधान की खोज किसने करी थी? तो किसने की थी? शिव प्रसाद डबराल जी ने। 1983 तथा 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र की समाधियों का सर्वेक्षण किया गया। देखिए, 1956 में मल्लारी गांव से, गढ़वाल की बात हो रही है, ठीक है, गढ़वाल में मल्लारी गांव से कुछ समाधान खोजे जो कि किसने खोजे थे? शिव प्रसाद डबराल जी ने। कब? 1956 में। अब 1983 में और 1983 तथा 2001 में, यानी कि इन दो समय में इस गांव में जो समाधान मिले थे, गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा इस क्षेत्र की समाधियों का सर्वेक्षण किया गया। कब किया गया? 1983 और 2001 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। ठीक है, समाधियों का सर्वेक्षण। पहला सर्वेक्षण, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें डॉक्टर BM खंडूरी जी के अनुसार आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल मिला था। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा जो सर्वेक्षण किया था उसके पहले सर्वेक्षण में क्या प्राप्त हुआ? वहां से क्या मिला हमें? आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल भी मिला है।
इसे आप अपने नोट बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कि आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल कहाँ पर मिला है? कहाँ पर मिला है? मलारी गांव में मिला है। ठीक है, जिसका सर्वेक्षण किसने किया था? गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग ने किया था। आगे बढ़ते हैं। इस पशु की पहचान अब हिमालय वृषभ से की जाती है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ एक पशु का संपूर्ण कंकाल मिला, वो उसकी पहचान किस पशु के रूप में की जाती है? आपको लिखना है हिमालय वृषभ के रूप में की जाती है। ये आपको पूरा अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है अपनी बुक में अगर आपके पास बुक है, और अगर नहीं है तो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि आखेट के लिए लौह उपकरणों के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल मिला है और इस पशु की पहचान हिमालय वृषभ के रूप में की गई है। अब दूसरे में, ये पहले सर्वेक्षण में मिला है, दूसरे सर्वेक्षण में क्या मिला है? दूसरे सर्वेक्षण में एक संपूर्ण मानव कंकाल, ये संपूर्ण लिखा है आपको, ठीक है, मेरे उसमें थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। तो दूसरे सर्वेक्षण में एक संपूर्ण मानव कंकाल के साथ शव के ऊपर एक स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण मुखौटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण मुखौटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? मलारी गांव से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक संपूर्ण मानव कंकाल के साथ शव के ऊपर क्या प्राप्त हुआ है? स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ है। एग्जामिनर क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे सकते हैं, लेकिन आपको पॉइंट वाइज आपको बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ते हुए इसको नोट डाउन भी करना है और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा भी लेना है। ये सारे फैक्ट आपको लर्न करते हुए जाना है। साथ ही क्या मिला है? 10 मृत्तिका पात्रों के साथ एक कांसे का कटोरा। 10 मृत्तिका पात्र क्या होते हैं? मृत्तिका पात्र क्या होता है, पहले ये समझते हैं। मृत्तिका पात्र जैसे पहले के उस समय में जो मजदूर हुआ करते थे, तो मजदूरों को वेतन वगैरह दिया जाता था। वेतन के लिए उनके पास एक पात्र होता था, उस पात्र में उनका वेतन ऐसे डाला जाता था, तो उस पात्र को मृत्तिका पात्र कहा जाता था। ठीक है, तो 10 मृत्तिका पात्रों के साथ एक कांसे का कटोरा मिला है। इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में पॉइंट डालकर आप नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मलारे के समाधानों के साथ एक काले एवं धूसर रंग के चित्रित मृदभांड भी मिले हैं, जो कि ठोंडी और हत्थे युक्त हैं। ठोंडी का मतलब समझ गए होंगे, जहाँ पर से जब हम पानी एक किसी बर्तन में डालते हैं तो आगे से ऐसे गोल आकार से बना होता है ना, उसे ठोंडी कहते हैं। और हत्थे युक्त उसमें पकड़ने का। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मलारी में समाधानों के साथ काले और धूसर। क्या क्वेश्चन आ सकता है? काले एवं धूसर रंग के मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए? मलारी गांव से प्राप्त हुए। सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है। काले एवं धूसर रंग के चित्रित मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त? मलारी में समाधानों के साथ काले एवं धूसर रंग के चित्रित मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन सर्वेक्षणों द्वारा विदित हुआ है कि पहाड़ी को काटकर गुफा रूप में मलारी के समाधानों का निर्माण किया गया है। अल्मोड़ा जनपद के पश्चिम रामगंगा घाटी में स्थित नौला जैनल गांवों के सामने लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में डॉक्टर यशोधर मटपाल ने समाधानों की सूचना दी। अब उन्होंने एक और समाधानों की खोज करी, जो कहाँ पे को है? अल्मोड़ा जनपद के पश्चिमी रामगंगा घाटी स्थित नौला जैनल गांवों के सामने। ठीक है, उनके अनुसार महापाषाण कालिक हैं। ये जो समाधान प्राप्त हुए कहाँ कब के हैं? महापाषाण कालिक है। लगभग 3 सहस्त्र वर्ष प्राचीन ये कृषि और पशुपालन जीवी लोग सभी धातुओं से परिचित थे। और जो इन्होंने खोज करी है उससे क्या पता चला है कि ये जो महापाषाण कालिक जो हैं, जो समाधान प्राप्त हुए हैं, वो लगभग कब के हैं? लगभग 3000 सहस्त्र मतलब 3000 वर्ष पुराने हैं। और ये लोग कृषि और पशुपालन भी जानते थे, साथ में धातुओं से भी परिचित थे। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए उत्खननों में रामगंगा घाटी से महापाषाणीय सभ्यता के अनेक समाधान प्राप्त हुए हैं। साणरा तथा बसेड़ी गांव जहाँ उत्खनन किया गया, जो कि भिकियाशेण से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे 2 प्रकार के समाधान मिले हैं। कहाँ पर से? सांडला और बसेड़ी से 2 प्रकार के समाधान मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि सांडला और बसेड़ी से, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है, वहाँ पर 2 प्रकार के समाधान मिले हैं। शिष्ट तथा अर्ण बरियल, 2 प्रकार के समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सांडला और बसेड़ी से। शिष्ट और अर्ण बरियल। शिष्ट का मैं आपको बता सकती हूँ, बता चुकी हूँ कि शिष्ट क्या है। मैंने यहाँ पे पहले बताया था ना कि शिष्ट क्या होते हैं? एक छोटी कब्र होती है जो पत्थर की बनी होती है। ठीक है, जिसमें मृत व्यक्ति को दफनाया जाता था और ऊपर से एक पत्थर रख दिया जाता था। अन्न बरियल क्या है? वही है मिट्टी का जो मृत भांड होते हैं, उसको अन्न बरियल कहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, जो भी इस तरह के टफ जो शब्द आ रहे हैं, जो प्राप्त हुए हैं, या इस तरीके से शिष्ट और अन्न बरियल या मृत भांड, इस तरीके के जो शब्द हैं, उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अन्न बरियल से क्या तात्पर्य है, मृत भांड से क्या तात्पर्य है। तो दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अन्न बरियल का मतलब भी वही है कि मिट्टी से बना हुआ बर्तन, जो जिसमें क्या किसके लिए प्रयोग होते थे? जिसमें
मृत व्यक्ति की जो अस्थियाँ थी उनको रखा जाता था और उसको ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से प्राप्त अवशेष प्राचीन मानव तथा पाषाण युग के उपरांत धातु युग में भी मानवीय गतिविधियों के पुष्ट प्रमाण हैं, किंतु इन अवशेषों का गहन अध्ययन तथा वैज्ञानिक परीक्षण होना नितांत आवश्यक है। ठीक है। महात्मा संस्कृति से संबंधित विभिन्न अवशेष मध्य इतिहास के समतल भूभाग में मिलते हैं, किंतु उत्तराखंड के आदि इतिहास का प्रधान स्रोत साहित्य है। इस बात को आप समझिएगा, आदि इतिहास की बात हो रही है। अब अभी तक हमने महापाषाण कालीन के बारे में समझा, अब हम आदि इतिहास से जो अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं, जो साहित्य हमें प्राप्त हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, एक तो प्रागैतिहासिक इतिहास होता है, एक आदि इतिहास होता है और एक ऐतिहासिक होता है। तो प्रागैतिहासिक में मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें क्या होता है कि जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था और उस वक्त हमें कोई भी लिखित साक्ष्य उनके बारे में, लिखित कुछ भी हमको नहीं मिलता है, तो वो प्रागैतिहासिक इतिहास में आता है। उसके बाद आदि इतिहास होता है, जहाँ पर से वेदों और पुराणों के द्वारा हमें कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं। वेदों और पुराणों के द्वारा हम चीज़ों को जान पाते हैं। वेद और पुराण वेद और पुराण लिखने शुरू हो गए थे, तो वो आदि इतिहास होता है, जो ऐतिहासिक काल का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसे आदि इतिहास कहा जाता है। ऐतिहासिक काल का प्रारंभ काल, जिसमें वेद और पुराण लिखे जा रहे थे, उस समय को हम पढ़ेंगे कि उस समय हमारे उत्तराखंड के बारे में क्या क्या जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होती है। वेदों में हिमालय की तलहटी पर बसे हुए गढ़वाल प्रांत का वर्णन तो मिलता है, किंतु कुर्मांचल पर तनक भी प्रकाश नहीं डाला गया है। जब वेद और पुराण लिखे गए थे तो गढ़वाल के बारे में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ मिला है, लेकिन इसमें लिखा गया है कि कुर्मांचल यानी कुमाऊं की बात हो रही है, कि इस पर थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं डाला गया। आगे बढ़ते, ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का नाम आया है। ठीक है, बद्रीनाथ जो हमारे तीर्थों में से एक तीर्थ है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तरी कुरु प्रदेश का उल्लेख है। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का नाम आया है। बद्रीनाथ का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथों में। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तरी कुरु प्रदेश का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तरी कुरु किसके लिए प्रयोग किया गया है? हमारे उत्तराखंड के लिए। कौस्तकी ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि वाग देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि पहले तो वाग देवी से क्या तात्पर्य? वाग देवी यानी सरस्वती माँ के बारे में बात की जा रही है। तो कौस्तकी ब्राह्मण में वाग देवी का निवास स्थान कहाँ पर बताया गया है? बद्री आश्रम में। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि वाग देवी में किस देवी का निवास स्थान बद्री आश्रम में बताया गया है? किस देवी का बताया गया है? वाग देवी। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा में केदार खंड एवं मानस खंड 2 ग्रंथ हैं, जो कि स्कंद पुराण के ही अंश हैं। देखिए, अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। स्कंद पुराण एक पुराण है, उसमें 2 खंड हैं। कौन से हैं? केदार खंड है और मानस खंड है। ये 2 ग्रंथ हैं। एक तो केदार खंड नाम का ग्रंथ है, एक मानस खंड नाम का ग्रंथ है। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, एक-एक शब्द को समझते हुए चलना है। उत्तराखंड की पावनता की प्रशंसा में, उत्तराखंड की पावनता यानी कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, तो ये एक बहुत पावन धरती मानी जाती थी उस समय। अभी भी मानी जाती है, लेकिन जिस वक्त की ये बात हो रही है, वेद और पुराण जब लिखे जाते थे, तब इस उत्तराखंड को बहुत पावन माना जाता था। तो केदार खंड और मानस खंड नामक 2 ग्रंथ थे, जो स्कंद पुराण के अंश थे। तो केदार खंड के अनुसार, यानी कि बात हो रही है केदार खंड ग्रंथ के अनुसार। ठीक है, ये 2 एक ग्रंथ है स्कंद पुराण में, जिसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि केदार खंड के अनुसार शिवजी ने पार्वती जी से हिमालय के 5 खंडों के बारे में वर्णन किया था। केदार खंड नामक ग्रंथ में लिखा गया है। क्वेश्चन आपने इसको हाईलाइट कर लेना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि किस ग्रंथ में शिवजी जी ने पार्वती जी को हिमालय के 5 खंडों का वर्णन किया है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है, इसलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, किस ग्रंथ में या किस खंड में? केदार खंड में और या फिर केदार खंड नामक ग्रंथ में। और वो 5 खंड कौन-कौन से हैं? नेपाल, मानस, केदार, जालंधर और कश्मीर। कौन-कौन से, ये आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज़ अपनी फिंगर टिप्स में लर्न हो जाना चाहिए कि हिमालय के 5 खंडों के बारे में शिवजी जी ने पार्वती जी को बताया था केदार खंड नामक ग्रंथ में। नेपाल, मानस, केदार। मानस यानी कि हमारा कुमाऊँ, केदार यानी कि हमारा गढ़वाल और जालंधर कश्मीर और नेपाल। ठीक है? तो ये 5 आपको अपनी फिंगर टिप्स में लर्न करने हैं। इसके साथ ही केदार खंड में पावन एवं स्वर्गीय स्थल गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार का भी वर्णन मिलता है। इसके साथ ही देखिए, एक-एक लाइन को पढ़िएगा। इसके साथ ही केदार खंड नामक जो ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि गढ़वाल को पावन और स्वर्गीय स्थल बताया गया है और साथ ही उसकी सीमाओं का भी वर्णन किया गया है कि लंबाई में 50 योजन और चौड़ाई में 30 योजन है। उत्तराखंड का विस्तार कितना बड़ा है? कहाँ तक फैला हुआ है? 50 योजन, लंबाई में 50 योजन और चौड़ाई में
30 योजन, 50 योजन जो पहले योजन शब्द को हम समझ लेते हैं। योजन यानी कि प्राचीन समय में योजन का प्रयोग दूरी की इकाई मानी जाती थी। मतलब दूरी नापने की जो इकाई होती थी वो उसे योजन कहा जाता था। तो एक योजन जो होता है, एक योजन बराबर 12 से 15 किलोमीटर के बराबर होता है। एक योजन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक योजन बराबर कितने के होता है, 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक योजन। तो अगर इसको आप 12 को अगर आप मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ आपको। अगर आप 12 मल्टीप्लाई 50 योजन, 50 योजन था ना, 50 योजन को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 600। तो 50 योजन मान लीजिए, 50 योजन को 600 माना गया है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 600 के आसपास हो जाएगी। और चौड़ाई इसकी 30 है तो 350 या 400 के आसपास जाएगी। तो 650 या 600 किलोमीटर, और चौड़ाई में कितना है, 350 किलोमीटर के आसपास होगा। ठीक है, ये गंगाद्वार अर्थात हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत, हिमालय तथा तमसा, वर्तमान में टोंस नदी से लेकर बौंधांचल यानी नंदा पर्वत बंधाड़ नंदा देवी तक फैला हुआ है। देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। गंगा द्वार को उस समय वेदों और पुराणों में हरिद्वार का नाम गंगा द्वार कहा जाता था, और हिमालय को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता था। जो वेद और पुराण है उसमें हिमालय को श्वेत पर्वत नाम से उल्लेख किया गया है। और टोंस नदी जो देहरादून की से बहती हुई आती है उसे तमसा नदी कहा जाता था। गंगा द्वार से लेकर हरिद्वार से लेकर हिमालय तक जो टोंस नदी है वहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद बौंधांचल पर्वत या नंदा देवी पर्वत से तक फैला हुआ है। टोंस नदी से लेकर बौंधांचल पर्वत हमारा कहाँ है, बागेश्वर में जो नंदा देवी हमारा जो पर्वत है वहाँ तक फैला हुआ है। बाधार एक पट्टी ही नहीं वरन एक पर्वत श्रेणी भी है जो आज भी गढ़वाल को कुमाऊं से पृथक करती है। नंदा देवी जहाँ पे पर्वत है वहाँ पर क्या हो जाता है, गढ़वाल और कुमाऊं जो दो हमारे मंडल है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, वहाँ पर को क्या होते हैं, पृथक होते हैं। ठीक है, यह इतना पुनीत स्थान है जिसमें जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते थे। पूरे हमारे गढ़वाल पूरे हमारे उत्तराखंड की बात हो रही है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक की जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, उस स्थान को क्या कहा गया, पुनीत यानी पवित्र कहा गया है। और इतना पवित्र कहा गया है कि देवता भी यहाँ पे जन्म लेने के लिए तरसते थे। देखिए, यहाँ पे श्लोक भी, जो ये श्लोक लिखा है उसका तात्पर्य भी वही है जो मैंने आपको आगे पढ़ के सुनाया। इति तत्परमम स्थानम देवानामापि दुर्लभम पंचाशत योनायाम त्रिस्त्योजन विस्तृतम इदम वे स्वर्ग गमनम न पृथ्वीम ताम हो विभो। इसका अर्थ भी वही है जो मैंने आपको आगे बताया कि यह स्थान इतना पवित्र है कि जो देवता थे उनके लिए भी यह दुर्लभ स्थान माना जाता था। पंचाशत योनायाम त्रिस्त्योजम विस्तृतम, यह स्थान 50 योजन से लेकर 30 योजन के विस्तार में फैला हुआ है। और साथ ही इसको स्वर्ग के समान माना गया है। तो जो आगे लिखा हुआ था इसका वही इसके श्लोक के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ के अनुसार केदार मंडल के विभिन्न तीर्थों में ध्रुव, सगर, दिलीप, भागीरथ, प्रहलाद, कुबेर, अर्जुन, शिव, विश्वामित्र, भारद्वाज आदि ने तपस्या की थी। देखिए, इन नामों को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा। ध्रुव, सगर, दिलीप, भागीरथ, प्रहलाद, कुबेर, अर्जुन, शिव, विश्वामित्र, भारद्वाज आदि ने यहाँ पे क्या किए, तपस्या की है केदार मंडल के विभिन्न तीर्थों में। केदार मंडल कौन सा मंडल होता है हमारा, गढ़वाल का। ठीक है, वहाँ पर के जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर को इन सभी महापुरुषों ने, सभी जो लोग हैं इन सभी ने वहाँ पर क्या की है, तपस्या की है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री व्यास जी ने बद्रिका आश्रम में षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की। आपने इसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है कि षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना किसने की, व्यास जी ने की। षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना व्यास जी द्वारा किस स्थान पर की गई थी, बद्रिका आश्रम में की गई थी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जन्मेजय ने ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए बद्रिका आश्रम में व्यास गुफा नामक स्थान पर व्यास जी से क्या सुनी थी, महाभारत की कथा सुनी थी। जन्मेजय एक राजकुमार था जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों की जो जाति थी उसको समाप्त करने के लिए एक यज्ञ रखा था, और उस यज्ञ में उन्होंने व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी थी। ठीक है, तो ये आपको अंडरलाइन करना है और लिख भी लेना है कि जन्मेजय ने महाभारत की कथा कहाँ पर सुनी थी, बद्रिका आश्रम में व्यास गुफा में सुनी थी। तो ये आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसी ग्रंथ में मतलब केदार खंड नामक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में लिखा गया है कि देवप्रिया की प्रशंसा एक सहस्त्र
1 सहस्त्र से अधिक श्लोकों में की गई है। 1 सहस्त्र यानी कि 1000 श्लोक से अधिक श्लोकों में इस स्थान के बारे में, देवप्रयाग के बारे में लिखा गया है, ठीक है? और प्रशंसा मतलब बहुत अच्छा-अच्छा लिखा गया है। इस स्थान के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर क्या होता है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी यहाँ पर आके मिलती है, उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है और ये एक तीर्थ माना जाता है। तो इस के लिए 1 सहस्त्र यानी कि 1000 से अधिक श्लोक लिखे गए हैं। इसी स्थान को क्या कहा गया है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। तो इस लाइन को भी आपने अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, अपनी कॉपी में पॉइंट बनाकर अलग से लिखना है कि समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक किसे कहा गया है, देवप्रयाग को कहा गया है, ठीक है? और देवप्रयाग के लिए कितने श्लोक लिखे गए हैं, 1 सहस्त्र श्लोक लिखे गए हैं, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी प्रकार श्री क्षेत्र यानी श्रीनगर की बात हो रही है कि महिमा का गान करते हुए कहा गया है, ठीक है? तो श्रीनगर के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है, तो पढ़ते हैं। यहाँ सतनय संघ नरेश ने कोलासुर का वध किया था। कोलासुर एक राक्षस था जो सतनय संघ के एक नरेश थे, उन्होंने उस कोलासुर का वध किया था जो बहुत लोगों को परेशान करता था। और सतनय संघ के जो नरेश थे वो काफ़ी प्रतापी राजा माने जाते थे। तो जब प्रजा बहुत परेशान हो गई कोलासुर से, तो राजा के पास गई और राजा से कहा कि एक कोलासुर नाम का एक राक्षस है जो बहुत परेशान करता है। तो फिर उन्होंने उसका वध किया। मानस खंड में उत्तरा की खंड, देखिए मानस खंड में उत्तरा की खंड, मानस खंड किसके बारे में आ गया, कुमाऊं के बारे में आ गया है। मानस खंड उत्तरा की खंड के पूर्वी भाग, उत्तरा की खंड के पूर्वी भाग कुमाऊं या कुर्मांचल का वर्णन किया गया। कुमाऊं को पहले पूर्वांचल कहा जाता था। मानस खंड में श्री विष्णु की कूर्म अवतार और सृष्टि की उत्पत्ति से आरंभ होता है। मानस खंड का वर्णन विष्णु के कूर्म अवतार और सृष्टि की उत्पत्ति से आरंभ होता है। कूर्म अवतार यानी कि उन्होंने कछुए का अवतार लिया था, ठीक है? इस ग्रंथ में कुमाऊं की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ अयोध्या नरेश, ऋतुपर्ण, राम, लक्ष्मण व सीता तथा द्वापर युग में दुशासन आदि कुर्मांचल में पहुंचे थे, ठीक है? जब अयोध्या नरेश राम भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो वे कुमाऊं में भी उनके चरण पड़े थे। और द्वापर युग से दुशासन भी कुर्मांचल में पहुंचे थे। दक्ष यज्ञ के पश्चात शिवजी ने जागेश्वर में तपस्या की थी। जागेश्वर कहाँ है, कुमाऊं में है, जहाँ पर को मंदिरों का समूह नाम से ये मंदिर जाना जाता है ना, जागेश्वर। तो दक्ष यज्ञ के पश्चात जब दक्ष ने यज्ञ किया था, राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था, उसके बाद शिवजी ने जागेश्वर में तपस्या की थी और यही कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। देखिए आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कार्तिकेय जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, जागेश्वर में है, ठीक है? ये आप अंडरलाइन कर लीजिए और कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिए कि भगवान कार्तिकेय जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, कुमाऊं में, जागेश्वर में है। इसी ग्रंथ के अनुसार द्रोण, कौशिक, सत्यव्रत, गर्ग, मार्कंडेय तथा सुतय ब्रह्म ने इसी क्षेत्र में तपस्या की थी। किन किन लोगों ने की थी, इसको भी आपने नोट कर लेना है। द्रोण, कौशिक, सत्यव्रत, गर्ग, मार्कंडेय या तथा सुतयत ब्रह्म ने इसी क्षेत्र में तपस्या की थी। देखिए ये कुमाऊं के बारे में आ रहा है, तो कुमाऊं के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कुमाऊं में किसने तपस्या की थी। मान लीजिए आ जाता है कि मार्कंडेय जी ने तपस्या किस स्थान पे की थी, तो ऑप्शन में गढ़वाल, कुमाऊं, इस तरीके से नाम आ सकते हैं। तो आपने कहाँ का आंसर लगाना है, कुमाऊं का। कुमाऊं का कोई भी क्षेत्र, किसी स्थान का नाम अगर आ गया है या कुमाऊं नाम आ गया, तो आपने कुमाऊं पे लगाना है, ठीक है? क्योंकि ऊपर भी यहाँ पे दिया गया है ना कि गढ़वाल में जिन्होंने गढ़वाल क्षेत्र में जिन्होंने तपस्या की थी, तो उनके बारे में भी लिखा है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए बन सकता है कि गढ़वाल में किसने तपस्या की थी और कुमाऊं में किसने तपस्या की थी। तो ये नाम आपको याद करने हैं, द्रोण, कौशिक, सत्यव्रत, गर्ग, मार्कंडेय तथा सुतय ब्रह्म ने। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के वन पर्व में ऋषि धौम्य सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के विषय में बताते हैं। तो वन पर्व क्या है, पहले ये समझते हैं। महाभारत में कुल 18 भाग हैं, ठीक है? 18 पर्व हैं। तो उन 18 पर्व में से ये जो वन पर्व है, ये एक है और ये तीसरे नंबर का पर्व है। तो इसमें ऋषि धौम्य, जो ऋषि धौम्य कौन थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऋषि धौम्य कौन थे। ऋषि धौम्य पांडवों के राजगुरु माने जाते थे, राजगुरु थे। तो वो पांडवों को हर चीज़ के बारे में बताते थे कि उनको हर चीज़ के बारे में शिक्षा देते थे और उन्हें हमेशा बताते थे कि उनको किसी भी कठिन परिस्थिति में कैसे अपने आप को मजबूत रखना है, स्थिर रखना है और सही रास्ते पे जाना है। तो हमेशा वो पांडवों के साथ ही रहते थे। जब पांडवों को वनवास हो गया था और वो में भटक रहे थे, तो ऋषि धौम्य भी उनके साथ ही थे, ठीक है? वो भी उनके साथ वहाँ वन में गए हुए थे। तो और वन पर्व में यही दिया गया है कि वन पर्व में महाभारत में जब पांडवों को वन में भेज दिया गया था, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ऋषि धौम्य ने युधिष्ठिर को बताया था कि भारत में जो तीर्थ केंद्र हैं उनके विषय में वो बता रही हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। राजन, सर्वप्रथम उत्तरी भारत में स्थित तीर्थ स्थानों की महिमा के विषय में सुनो। किसके बारे में, उत्तरी भारत। उत्तरी भारत यानी कि
किसके बारे में? हमारे उत्तराखंड की तरफ को इशारा कर रहे हैं। उत्तरी भारत यानी कि अभी हिमालय भी हो गया, जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, तो उत्तरी भारत में उत्तराखंड के बारे में बात हो रही है। तो तीर्थ स्थानों की महिमा के विषय में सुनो। अपने उद्गम स्थल से बहती हुई उत्तुंग शिखरों को पार करती हुई पावन गंगा जिस स्थल पर मंथर गति से गतिमान होती है, उसे गंगा द्वार कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं वो कि जो गंगा माँ है वो कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलती हुई और अपनी मंथर गति से बहती हुई जहाँ पहुँचती है वहाँ पर को गंगा द्वार कहते हैं। ठीक है, जो कि गंधर्वों तथा अप्सराओं का निवास स्थान है। गंधर्वों और अप्सराओं का निवास स्थान है। गंधर्व कौन होते हैं? जो देव गंधर्व से क्या तात्पर्य है? गंधर्व यानी कि जो स्वर्ग लोक में रहते थे देवताओं के साथ और देवताओं के लिए संगीत और गायन और नृत्य वगैरह करते थे, तो उन्हें गंधर्व कहा जाता था और अक्सर उनका विवाह अप्सराओं के संग होता था। ठीक है, तो हरिद्वार को क्या कहा गया है? हरिद्वार को पहले गंगा द्वार कहा जाता था, तो हरिद्वार को क्या कहा गया है? अप्सराओं और गंधर्वों का निवास स्थान कहा गया है। ठीक है, तो सनत कुमार एवं ब्रह्म ऋषियों ने भी इस स्थान का पुण्य लाभ प्राप्त करके पवित्र कनखल कनखल कहाँ है? हरिद्वार में है। ठीक है, की यात्रा की है। कनखल कहाँ पर को है? जहाँ पर को दक्ष प्रजापति का क्या था? महल था, जहाँ पे को माता सीता सती ने अपने आप को अग्नि के अग्नि में समर्पित कर दिया था। तो वो स्थान कहाँ पे? कनखल हरिद्वार में। प्राचीन युग में यह क्षेत्र संभवतः हिमवत पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, हिमवत पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था। तो क्या आ सकता है? क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हिमवत पर्वत किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? उत्तराखंड को कहा गया है। ठीक है, उत्तराखंड के लिए एक शब्द क्या है? हिमवत पर्वत। वन पर्व के अनुसार पांडवों ने जब बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा प्रारंभ की तो दुर्गम पर्वतों की विषम जलवायु को देखकर युधिष्ठिर ने भीष्मसेन कौन थे? युधिष्ठिर के भाई ने भीम ने यह कहा कि द्रौपदी तथा अन्य सेवकों के साथ गंगा द्वार में तब तक निवास करे जब तक वे बद्रीनाथ गंधमादन कैलाश पर्वत की यात्रा करके ना आ जाए। ठीक है, तो किसने कहा? युधिष्ठिर ने कहा भीष्मसेन से कि यहाँ का जो रास्ता है तो क्या है? पर्वतीय भाग है, दुर्गम स्थान है, तो आपको क्या करना है? आपको यहीं पे विश्राम करना है सेवकों के साथ और द्रौपदी के साथ आपको यहीं पे विश्राम करना है और हम क्या करने जाएंगे? तीर्थ पे जाएंगे और बद्रीनाथ और गंधमादन कैलाश की यात्रा करके हम वापस आएंगे। तो उसके बाद यह निश्चित किया गया कि वे सभी तीर्थ पर जाएंगे। तत्पश्चात वे सुबाहु विषय किसके लिए कहा गया है यहाँ पर को? सुबाहु विषय श्रीनगर के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, मैं पहुंचा और वहाँ सेवकों और सामग्री को रखकर वे पैदल ही हिमवंतगिरी के लिए निकल पड़े। हिमवंतगिरी यानी कि हिमालय मतलब उत्तराखंड के जो पर्वत थे उनकी यात्रा पर निकल पड़े। अनेक सरोवरों, सरिताओं एवं वनों से युक्त पर्वतों को पार कर उन्होंने मेलच्छ गणों के देश देखे। मेलच्छ गण क्या होते हैं? इसको भी आप समझ लीजिए और एक कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिए कि मेलच्छ चोपी जो क्या होते हैं? अलग जनजाति के लोग होते हैं। अलग जनजाति के लोग होते हैं, उनकी रहन सहन, खाना पीना, बोलना, भाषा सब कुछ अलग होता है। ठीक है, अलग संस्कृति के लोग होते हैं, तो अलग जनजाति से संबंधित है। तो इन जगहों को देखा। अंत में उत्तर कुरु आदि देशों में भ्रमण कर वे कैलाश, नर नारायण पर्वत, बद्री, गंधमादन, विशाला आदि तीर्थों के दर्शनार्थ गए। इन तीर्थों में विचरण करते हुए उन्होंने मैनाक, मंदर, मेरू आदि पर्वत शिखरों को भी देखा। ठीक है, ये जो पर्वत है ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। मेरू जो पर्वत है ये उत्तरकाशी में स्थित है और इसकी जो लंबाई है 6,660 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई है। ठीक है, तो आदि पर्वत शिखरों को देखा। तत्पश्चात सुबाहु विषय में लौट आए, जहाँ उन्होंने अपने सेवकों तथा सम्मान को लिया और उसके साथ ही दामुन होते हुए, दामुन का क्या अर्थ है यहाँ पर को हम समझेंगे, दामुन होते हुए अपने आश्रम की ओर लौट गए। दामुन को यहाँ पर को दर्शाया गया है कि जैसे पर्वतीय भाग से जब निकलकर पर्वतीय भाग को पार करते हुए जब मैदान की ओर जब प्रवेश करते हैं तो उस रास्ते पे जो मैदानी जो इलाका आता है जिसको हम अपनी स्थानीय भाषा में भावर या तराई क्षेत्र कहते हैं, तो उसके लिए दामुन का प्रयोग किया गया है। तो दामुन होते हुए यानी कि तराई क्षेत्र होते हुए अपने आश्रम में लौट गए। इस यात्रा विवरण में सर्वाधिक पर्वत हिमवत शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कुमाऊं तथा गढ़वाल के सबसे प्राचीन नाम प्रतीत होते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल में ज़्यादातर पर्वत और हिमवत शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये क्या है? बहुत प्राचीन नाम है यहाँ के। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास का ये दूसरी क्लास थी और दूसरी क्लास में हमने आज यहाँ पर तक का समझा है। इसके आगे की क्लास में आपके लिए फिर लेकर आऊँगी और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।